बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल या जिसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि ये बना किस तरह होता है, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ये वीडियो को देखने के बाद आपको गैल्वेनिक सेल से या वोल्टिक सेल से, जिसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। ये हमने चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके टॉपिक वाइज वीडियो हम कर रहे हैं। अच्छा, गैल्वेनिक सेल। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले, इसकी डिफिनीशन पढ़ने से पहले मैं आपको इस गैल्वेनिक सेल के बारे में बातें बताना चाहता हूँ। गैल्वेनिक सेल हमारे पास वो सेल होता है जिसमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिन्हें करने के लिए हमें एक्सटर्नल फैक्टर लगाना नहीं पड़ता, जिन्हें करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाना पड़ता। मतलब हमें टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट या ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी पड़ती, वो केमिकल रिएक्शंस खुद होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में हमारे पास क्या होता है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, अब जो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, उसमें हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते थे। अच्छा, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? देखिए, इस बातों को समझिए, डिफिनीशन आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते थे, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते थे। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये है कि वो रिएक्शंस जो खुद ब खुद नहीं होते, उन्हें हम ज़बरदस्ती करवाते हैं। मतलब हमें उसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं, इस तरह के फैक्टर्स हम अप्लाई करते हैं, तो तब वो रिएक्शंस हमारे पास होता है। जो रिएक्शंस खुद ब खुद नहीं होता, उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो इस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते थे, वो इस तरह होते थे कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे, इलेक्ट्रिक करंट दे देते थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता था? केमिकल रिएक्शंस हो जाते थे। अब जो गैल्वेनिक सेल है, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं। ये रिएक्शंस खुद ब खुद होते हैं। तो इस रिएक्शन का खुद ब खुद होने की वजह से केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो जाता है, और इस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, तो देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते थे, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट से हम केमिकल रिएक्शंस करवाते थे। अब गैल्वेनिक सेल में हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें हम केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये गैल्वेनिक सेल हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उलट करता है। उसमें स्पॉन्टेनियस, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती थी, और गैल्वेनिक सेल में हमारे पास केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसकी अब डिफिनीशन करते हैं, तो डिफिनीशन आपको याद भी हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो गैल्वेनिक सेल है, इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स हैं। तो अगर इसकी हम डिफिनीशन करें, तो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस अकर, spontaneous chemical reactions occur, and these chemical reactions produce
और जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। डिफिनीशन को देख ले, ये हमारे पास क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस occur, and because of these spontaneous reactions electric current is produced. It generates electric current. So a type of electrochemical cell in which spontaneous chemical reactions occur and generate electric current is called galvanic cell. इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास डैनियल सेल। डैनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ galvanic cell also known as voltaic cell। अच्छा, अब इस डैनियल सेल की हमारे पास कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। जो galvanic सेल होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 कंटेनर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एक कंटेनर था, जबकि galvanic सेल में हमारे पास 2 कंटेनर्स होते हैं। ये एक कंटेनर हो गया और ये दूसरा कंटेनर हो गया। इन कंटेनर्स को हम कहते हैं हाफ सेल्स। ये एक हाफ सेल हो गया, हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 containers in which we can say each container is called half cell। अच्छा, अब हाफ सेल में क्या होता है? इसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये इस हाफ सेल में भी हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है और इस हाफ सेल में भी हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है। सही है। ये हाफ सेल हमारे पास कंटेनर, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई? कंटेनर, जिसको हम हम हाफ सेल्स कहते हैं। 2 हाफ सेल्स होते हैं, इसमें हाफ सेल्स होते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड्स की कंस्ट्रक्शंस किस तरह होती है? ये इलेक्ट्रोड किस तरह इस सेल में प्रेजेंट होते हैं? जो राइट वाला इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना होता है और इसको हम एनोड कहते हैं। जो लेफ्ट वाला है ये कॉपर का बना हुआ होता है और इसको हम कैथोड कहते हैं। अच्छा, अब आपने एक बात नोट करनी है, ये जिंक का, ये कॉपर का है, ये इलेक्ट्रोड कॉपर से बना हुआ है लेफ्ट वाला, और राइट वाला हमारे पास जिंक से बना हुआ है। इसको हमने एनोड का नाम दिया और इसको हमने कैथोड का नाम दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स अपने सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं। ये जिंक हमारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, डिप्ट हुआ होता है। अब इस वाले हाफ सेल में हमारे पास जिंक सल्फेट ZnSO4 प्रेजेंट है, जबकि कॉपर हमारे पास कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुआ होता है। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास कॉपर CuSO4 प्रेजेंट है। अच्छा, ये दोनों हाफ सेल एक दूसरे के साथ एक वायर के थ्रू एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं इस तरह। तो इसमें हमारे पास क्या हो गए? 2 हाफ सेल्स हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए। थर्ड हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, CuSO4 और कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का जो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, हमारे पास 2 हाफ सेल्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और एक्सटर्नली हमारे पास क्या, किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट है? वायर के थ्रू। वायर के थ्रू हमारे पास एक्सटर्नली कनेक्ट है। ये वायर के थ्रू एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट होते हैं और एक गैल्वेनोमीटर इनके साथ, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर इनके साथ अटैच हुआ होता है। तो वायर के ज़रिए हमारे पास ये एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े होते हैं और इनके पास हमारे पास क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर अटैच हुआ होता है इनके साथ। अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिया ना।
अब इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ये 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट हुआ होता है, और हमारे पास फर्दर ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट होकर एक वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हुआ होता है। अच्छा, अब ये तो एक्सटर्नल कनेक्शन हो गई। इंटरनली ये एक दूसरे के साथ एक साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं। ये हो गया हमारे पास साल्ट ब्रिज। अच्छा, अब ये साल्ट ब्रिज करता क्या है? साल्ट ब्रिज हमारे पास क्या होता है? ये साल्ट ब्रिज बेसिकली हमारे पास एक यू शेप ट्यूब होता है, एक यू शेप ट्यूब होता है। इसकी शेप को देख लीजिए, एक यू शेप का बना हुआ। अब इस यू शेप ट्यूब में हमारे पास क्या होता है? ये एक जिली मटेरियल होता है। इसमें एक जिली मटेरियल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, एक जिली मटेरियल में हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। फॉर एग्जांपल K2SO4, Na2SO4, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अच्छा, ये हमारे पास, अब ये तो इसके हमने पढ़ लिया कि ये यू शेप ट्यूब होता है, इसमें एक जिली टाइप मटेरियल होता है जिसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, और ये इसका जो एंड है ना, ये पोरस मटेरियल से बना हुआ होता है। ये इसलिए पोरस मटेरियल से बना हुआ होता है ताकि आयंस का एक्सचेंज हो सके। यहाँ से आयन इस तरफ आ सके और इस वाले से हाफ सेल से आयन इस तरफ आ सके। सो साल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज दैट इट keep the solution of two half cell neutral by providing pathways for migration of ions। ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? टू कीप सॉल्यूशन न्यूट्रल। अब ये सॉल्यूशन को न्यूट्रल किस तरह रखता है? बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयन, बाय प्रोवाइडिंग pathways for migration of ions। ये साल्ट ब्रिज बेसिकली देखो, ये एक यू शेप ट्यूब होता है, इसमें एक जिली टाइप मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। यहाँ पर ये हमारे साथ पोरस होता है। अच्छा, ये हमारे पास इसका फंक्शन ये है कि ये सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। किस तरह न्यूट्रल रखता है? यहाँ से जो आयन बनते हैं इसकी माइग्रेशन यहाँ पर, और यहाँ पे जो आयन बनते हैं इसकी माइग्रेशन यहाँ पर करने में ये मदद देता है। तो इसका मेन फंक्शन ये है। तो ये तो हो गई इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो हो गई। अच्छा, अब इसके वर्किंग की तरफ आते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। हाउ डज गैल्वेनिक सेल आल्सो नोन एज वोल्टिक सेल वर्क। ये जो डेनियल सेल, इसके हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ये अब ये वर्क किस तरह करेगा। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है कॉपर का, एक है जिंक का। जो जिंक जो है इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। ये जिंक जो है ये बेचारा कमज़ोर है कॉपर की बनिस्बत, तो जिंक इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर सकता है। सही है, जिंक कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स easily compare to कॉपर। अच्छा भैया, जिंक तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन इसका फायदा अब ये करेगा क्या? जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आ जाएंगे इस वाले इलेक्ट्रोड पर, एक्सटर्नल वायर के थ्रू ये इस वाले इलेक्ट्रोड पर, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे,
कॉपर के यहाँ जो सोल्यूशन यहाँ पर जो हमारे पास है कॉपर आयंस प्रेजेंट होंगे, वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। समझाता हूँ आपको, देखो डरो मत में हूँ ना, समझाता हूँ डरो मत, सही है। देखो ये हो गया जिंक, ये है हमारे पास सॉलिड स्टेट में ये वाला जिंक। अच्छा, अब इसके इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये एक्वस सोल्यूशन में आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू मूवमेंट कर करके यहाँ पर आ जाएंगे। ये जिंक जो हमारे पास है, ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से सफ़र कर करके आ जाएंगे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और कॉपर में हमारे पास यहाँ पर Cu+2 आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर Cu+2 आयन प्रेजेंट होगा, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ये एक्वस सोल्यूशन में Cu+2 हमारे पास था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और हमारे पास Cu बन गया कॉपर सॉलिड स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये लिक्विड से यहाँ पे क्या गया हो गया, आके डिपॉजिट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये कॉपर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में था, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गेन कर लिए तो ये एक्वस सोल्यूशन से डिपॉजिट होके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया और सॉलिड बन गया। सो एक्वस सोल्यूशन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए इस इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होके ये सॉलिड बन गया। ये कुछ इस तरह इसकी वर्किंग होती है। अब हम अगर एनोड पर रिएक्शन की बात करें या कैथोड पर, इसको हम जिंक को हम एनोड कहेंगे और इसको हम कैथोड कहेंगे, सही है। अच्छा, हाफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें, हाफ रिएक्शन एट एनोड, हाफ रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर हमारे पास कौन सा हाफ रिएक्शन होगा, ये हाफ रिएक्शन होगा हमारे पास। एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, जिंक हमारे पास सॉलिड में है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, Zn+2 बना लेगा और एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, अदर हाफ सेल जो कैथोड वाला हाफ सेल है, कॉपर वाला, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, ये क्या करेगा, ये कॉपर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में था, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सटर्नल सर्किट के इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू यहाँ पे हमारे पास इस एक इलेक्ट्रोड पे आ गए हैं, वो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और एक्वस से कन्वर्ट होके Cu सॉलिड में यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब नेट रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, नेट रिएक्शन हमारे पास कुछ यूँ होगा कि ये हो गया हमारे पास Zn, ये हो गया हमारे पास Zn सॉलिड में था और कॉपर हमारे पास एक्वस में था +2, तो ये हमारे पास Zn एक्वस में कन्वर्ट हो गया, पानी में आ गया और कॉपर पानी से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया। तो ये नेट रिएक्शन है। इसी तरह इसकी वर्किंग होती है। ये हाफ रिएक्शन था एनोड पर जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, ये हाफ रिएक्शन था कैथोड पर जहाँ पर रिडक्शन हो रही थी। एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही थी इसमें और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन हो रही थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो खुलासा करता हूँ, अब आपको बिल्कुल इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। हम आपको ये याद करवा के देंगे, सही है। अच्छा, जो गिल्वानिक सेल होता है उसमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसकी डिफिनीशन हमारे पास कुछ यूँ हो जाती है कि ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। ये गिल्वानिक सेल हमारे पास 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है।
ये दो सेपरेट कंटेनर्स होते हैं जिसको हम हाफ सेल्स कहते हैं। दोनों मिल के हमारे पास ये गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। एक हाफ सेल जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है, इसमें हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड को इसके सॉल्यूशन में डाला हुआ है कॉपर सल्फेट के, और जो राइट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड है और हमने इसे सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली हमारे साथ वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और इंटरनली हमारे पास साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। साल्ट ब्रिज हमारे पास ये काम करता है, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस करता है, ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल रखता है। वजह इसकी ये होती है कि ये इस आयंस यहाँ से आयंस माइग्रेट करके यहाँ देता है और यहाँ से आयंस माइग्रेट करके यहाँ देता है। सही है, ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमारे पास इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, फिर हमने इसकी वर्किंग पढ़ी। वर्किंग में ये इस तरह होता है कि ये जिंक हमारे पास इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आएंगे कॉपर में यहाँ पे हमारे पास इस सोल्यूशन में Cu+2 आयंस होंगे और वो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हमारे पास यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे एक्वस सोल्यूशन में, सॉलिड में, एक्वस सोल्यूशन से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेट रिएक्शन हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि ये जो जिंक सॉलिड है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा और कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो Zn से सॉलिड में से कन्वर्ट होके एक्वस Zn+2 में आ जाएगा और कॉपर एक्वस से कन्वर्ट होके सॉलिड में सॉलिड कॉपर में यहाँ से इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।